हेलो दोस्तों, हिंदी एजुकेशन विद एसआरएफ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग विद्युत का चैप्टर कक्षा 10 का कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग विद्युत के बारे में, प्रतिरोध के बारे में, विद्युत आवेश के बारे में, विभवांतर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ अगर बनाया जाता है तो उस विद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध होता है वो किन बातों पर निर्भर करेगा और किस तरीके से वो काम करता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज की डेट में हम लोग प्रतिरोधकों को जोड़ना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रतिरोधकों को जोड़ना। दोस्तों, प्रतिरोधकों को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रतिरोधकों को दो क्रम में जोड़ा जा सकता है या जोड़ा जाता है। ठीक है, तो पहला क्रम क्या हो जाएगा? पहला क्रम हो जाएगा दोस्तों श्रेणी क्रम। पहले क्रम को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम में पहला क्रम जो है वो श्रेणी क्रम है। दूसरा क्रम जो होता है उसको हम लोग समांतर, क्या कहेंगे? समांतर क्रम। इसी को पार्श्व क्रम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पार्श्व क्रम। ठीक है, तो समांतर क्रम में या फिर पार्श्व क्रम में। ठीक है, आइए प्रतिरोधकों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ करके देखते हैं। तो पहले नंबर पे लिखेंगे श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। ठीक है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। अब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कैसे हम लोग जोड़ेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक सर्किट बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से सर्किट बना लेंगे। तो ये बैटरी हो गई और इस तरीके से लेकर के आए और फिर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ लेकर के आए और यहाँ पे हम प्रतिरोधकों को इस तरीके से जोड़ते हैं। ये प्रतिरोध हुआ। ठीक है, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 प्रतिरोध जोड़ दिया है और इस प्रतिरोध को हम लोग R1 कहेंगे, इस प्रतिरोध को R2 कहेंगे और इस प्रतिरोध को R3। यानी कि जो 3 प्रतिरोध यहाँ पे लिया गया है, इन तीनों प्रतिरोधों का नाम R1, R2 और R3 यहाँ पे रखते हैं। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण से यानी ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होता है। तो यहाँ पे धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ धारा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पे हम I लिख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो I है यानी कि जो धारा है, ये धारा बिल्कुल यहाँ पर से होते हुए पहले प्रतिरोध में जाती है, दूसरे प्रतिरोध में भी वही धारा जा रही है, तीसरे प्रतिरोध में भी वही धारा जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे धारा जो होती है वो सेम रहती है, एक ही जैसा रहता है। लेकिन यहाँ पे जो पहला प्रतिरोध है, इसका जो वोल्टेज है वो V1 हो जाएगा, दूसरे प्रतिरोध का जो वोल्टेज है वो V2 हो जाएगा, तीसरे प्रतिरोध का वोल्टेज V3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो यहाँ पे धारा का मान परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें निकल करके आती है। क्या बात निकल के आती है? पहले नंबर पे हम यहाँ पे लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में, क्या लिखेंगे? श्रेणी क्रम में धारा का मान परिवर्तित नहीं होता। धारा का मान परिवर्तित नहीं होता।
ठीक है, नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए धारा का मान परिवर्तित नहीं होता का मतलब यह है कि जो भी धारा इस परिपथ में बह रही होगी वही धारा इन सारे प्रतिरोध में भी बह रही होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या कहानी होती है, यहाँ पे हर एक धारा, हर एक प्रतिरोध, हर एक प्रतिरोध अलग अलग विभव अलग विभव पर होता है। ठीक है, होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो धारा है वो तो नहीं बट रही है, लेकिन जो विभवांतर है, जो विभव है यहाँ पे वो बट जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में विभव बट जाता है, विभव बट जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि विभव यहाँ पे देखिए R1, R2 और R3 प्रतिरोध के लिए विभव यहाँ पे V1, V2 और V3 हो जाता है। ठीक है, तो जब विभव यहाँ पे बट जाता है तो हमें क्या निकल करके यहाँ पे क्या जानकारी निकल के आती है कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, यानी कि जो कुल विभव है, तो कुल विभव V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाता है। जबकि यहाँ पे धारा कितनी है, अगर धारा के बारे में आपसे पूछा जाए श्रेणी क्रम में तो एक ही धारा होती है और वो है I। धारा का मान क्या है, I। लेकिन यहाँ पे जो विभवांतर है हर एक प्रतिरोध का वो अलग अलग हो जाता है, इसलिए हम V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 रखते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा। ओम के नियम के अनुसार, ठीक है, ओम के नियम के अनुसार, अब ये ओम का नियम क्या कहता है दोस्तों, ओम का नियम कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर। क्या कहता है ओम का नियम, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब ये जो V इज इक्वल टू आई आर है, ठीक है, V इक्वल टू आई आर जो है, तो ये तो कुल विभव है, कुल विभव, कुल प्रतिरोध और यहाँ पे कुल विद्युत धारा। लेकिन यहाँ पे कुल प्रतिरोध तो हमें नहीं पता है, यहाँ पे प्रतिरोध R1, R2 और R3 है और हमें कुल प्रतिरोध ही निकालना है। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध हमें यहाँ पे लेगा। अच्छा, V के लिए आई आर यहाँ पे फार्मूला हुआ, तो अब आप ये बताइए कि V1 के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला। V1 के लिए फार्मूला हो जाता है, धारा तो वही है लेकिन प्रतिरोध यहाँ पे R1 हो जाता है। V2 के लिए क्या हो जाएगा, V2 के लिए धारा वही है, यहाँ पे हो जाएगा R2। और V3 के लिए क्या हो जाएगा, V3 के लिए हो जाएगा I, यानी कि धारा वही है और यहाँ पे प्रतिरोध हो जाएगा R3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज हर एक प्रतिरोध के लिए अलग अलग आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूला में ये वैल्यूज रख देते हैं, इसको यहाँ रख देंगे और ये जितनी वैल्यूज हैं इन सबको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो क्या फार्मूला निकल के आएगा, चलिए एक बार फिर से लिख लेते हैं। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये इतना निकल करके आया। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V यानी कि पूरा, तो पूरा यहाँ पे है, पूरी धारा I है, पूरा प्रतिरोध R है, बराबर अब V1 यानी कि वोल्टेज 1 के लिए धारा का मान कितना है, धारा वही है, प्रतिरोध R1 है, प्लस धारा वही है, प्रतिरोध R2 हो जाएगा, प्लस V3 के लिए धारा वही है, प्रतिरोध यहाँ पे R3 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम अगले टर्म में लिखेंगे
आई आर इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे देखिए आई इन तीनों में है, ठीक है, आई यहाँ पे तीनों में है, आई यहाँ पे तीनों में है, तो यहाँ पे हम आई को बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये इतना बच गया। अब ये आई और ये आई समान है, तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं। ये है पूरा प्रतिरोध, तो पूरा प्रतिरोध किसके बराबर आया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये हुआ हमारा पूरा का पूरा प्रतिरोध, ठीक है। तो परिणाम क्या निकल के आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः श्रेणी, अतः श्रेणी क्रम में, अतः श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। अब ये तुल्य प्रतिरोध क्या है, तुल्य का मतलब सबको मिला के, ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोधों का यानी कि बाकी के जो प्रतिरोध हैं, प्रतिरोधों का योग होता है, ठीक है, प्रतिरोधों का योग होता है, ठीक है। तो V इक्वल टू आई आर, ये ओम के फार्मूला से हम लोगों ने R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इतना हम लोग निकाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो है श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आपने देखा कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है वो बाकी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक और सर्किट बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरीके से ये बना लिया हमने बैटरी, और इस तरीके से लेकर के गए परिपथ को, ठीक है, ऐसे करके ले जाएंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके हमने जोड़ दिया। एक परिपथ मतलब एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और फिर तीसरा प्रतिरोध, ठीक है, तीसरे प्रतिरोध को भी हमने इस तरीके से जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे ये है R1, ये है R2 और ये है R3, ठीक है, तो R1 R2 और R3 यहाँ पे निकल करके आ गया। अब ये जो R1 R2 और R3 है ये समांतर क्रम में है। किस क्रम में है बाबू, समांतर क्रम में। समांतर का मतलब एक दूसरे के ऊपर, है ना, एक दूसरे के ऊपर, जैसे दो समांतर लाइनें होती हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये तीनों के तीनों प्रतिरोध एक समांतर क्रम में लगे हुए हैं। अब ये समांतर क्रम में जब लगे हुए हैं तो यहाँ पे जो धारा है, जरा इस चीज को ध्यान दीजिए, ये जो धारा आई है ये धारा यहाँ पे पहुंची और यहाँ पे ये धारा तीन भागों में बट गई है। ये धारा क्या हुआ है, धारा का, धारा यहाँ पे तीन भागों में बट गई। इसका मतलब हमें यहाँ पे हर एक वायर में यानी हर एक प्रतिरोध के लिए अलग अलग धारा का मान मिलेगा, जबकि वोल्टेज का क्या होगा, ये तीन के तीनों प्रतिरोध एक ही वोल्टेज पर हैं। यानी कि समांतर क्रम में जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ने पर, समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ने पर वोल्टेज एक ही रहता है जबकि धारा बट जाती है, ठीक है। ये स्टोरी समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे समांतर क्रम, ठीक है। श्रेणी क्रम समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रतिरोधकों को जोड़ने में हम लोग समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ऐसे करके तीर, उल्टा तीर की तरह बना लेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे और फिर इस तरीके से प्रतिरोध लगा देंगे। फिर एक लाइन खींच दीजिए, फिर बीच में से यहाँ पे आएंगे,
फिर इस तरीके से डिजाइन करेंगे, फिर इसको आगे बढ़ा देंगे, फिर इसको यहाँ पर लाएंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे, फिर इसको आगे बढ़ा देंगे, बीच वाली लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, फिर इसको तीर को ऐसे बंद कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जुड़ गया। अब इसको नीचे की तरफ लेकर के आते हैं, नीचे की तरफ लाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से आप लगा दीजिए, एक बड़ा वाला प्लस, छोटा माइनस, फिर बड़ा वाला प्लस, फिर माइनस, फिर बड़ा वाला प्लस, फिर माइनस। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, यानी कि सेल को जोड़ करके हम लोग बैटरी बनाते हैं। अब अगर आपको बैटरी ढेर सारे जोड़ने हैं तो जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ पे 3 लिए हैं, ठीक है, तो 3 सेल का कॉम्बिनेशन वाला बैटरी यहाँ पे हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है, यानी कि ऋणात्मक से धनात्मक की ओर बहता है, तो इसको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पे जो धारा है, जो आई है, वो कुछ पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाती है। ठीक है, तो जरा यहाँ ध्यान दीजिए, धारा जो है वो इस तरीके से जा रही है और यहाँ पे देखिए 3 तारों में इस तरीके से बट गई। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ जो धारा है वो I1 हो जाएगा, ये धारा I2 हो गया, ये धारा I3 हो गया। यानी कि यहाँ पे धारा का मान जो होता है वो बढ़ जाता है। और ये जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध R1 है, यहाँ प्रतिरोध R2 है, यहाँ प्रतिरोध R3 है। ठीक है, तो 3 अलग अलग प्रतिरोध हैं, धारा यहाँ पे बट गई है और इन प्रतिरोधों के बीच में ये जो प्रतिरोध लगे हुए हैं, इनका जो वोल्टेज है वो एक ही है। ठीक है, तो जब हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में प्रतिरोध में जो विभव होता है, यानी कि जिस विभव पर ये प्रतिरोध होते हैं, वो समान होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो धारा है वो क्या है, धारा यहाँ पे बढ़ जा रही है। तो यहाँ पे 2 बातें निकल करके आती हैं। आइए उन 2 बातों को, 2 निष्कर्ष जो निकल के आया, उन चीजों को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समांतर या पार्श्व क्रम में धारा बट जाती है। ठीक है, धारा बढ़ जाती है, तो ये जानकारी निकल के आई। दूसरे नंबर पे क्या जानकारी निकल के आती है कि समांतर क्रम में विभव, सभी प्रतिरोध समान विभव पर होते हैं। ठीक है, तो धारा यहाँ पे बढ़ जाती है और प्रतिरोध जो होते हैं वो समान विभव पर होते हैं। तो ये 2 जानकारी निकल करके आती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो तीनों के लिए जानकारी लिख लेते हैं कि प्रतिरोध R1 के लिए, तो प्रतिरोध R1 के लिए धारा कितनी है, धारा I1 है और विभव या विभवांतर यहाँ पे V है, क्योंकि ये तो बदला नहीं। ठीक है, अब इसी तरीके से अगले के लिए लिख लेंगे, प्रतिरोध R2 के लिए, धारा I2 और विभवांतर यहाँ पे V। फिर तीसरे के लिए भी लिख लेते हैं, तो तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, प्रतिरोध R3 के लिए यहाँ पे धारा I3 हो जाएगा और विभवांतर V ही रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे विभवांतर V रहेगा, धारा का मान यहाँ पे चेंज हो रहा है, मतलब धारा यहाँ पे बढ़ जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें ओम के नियम का, तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V इज इक्वल टू आई आर। क्या कह रहे हैं ये? V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम का नियम है। ठीक है, और इसमें जो जानकारी निकल के आई है वो है कि धारा भाई बढ़ जा रही है, I1 प्लस I2 प्लस I3। देखिए जरूरी नहीं है कि तीन ही प्रतिरोध हो, प्रतिरोध एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी हो सकता है, 10, 12, 15, 20 भी हो सकते हैं। ठीक है, बस ये एक तरीका है, ये आप जानते रहिए। यहाँ पे जो धारा है, धारा यहाँ पे बढ़ जा रही है, तो यहाँ पे हम धारा का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो धारा का मान कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे कुल धारा बराबर कुल विभव बटे कुल प्रतिरोध। ठीक है, कुल धारा बटे कुल धारा बराबर कुल विभव बटे कुल प्रतिरोध। आर यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे I1 के लिए क्या होगा? ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आते हैं, तो I1 के लिए, तो I1 के लिए क्या हो जाएगा? यानी कि पहली धारा जो है उसमें विभव तो एक ही है ना, I1 धारा किसके लिए है? R1 प्रतिरोध के लिए। ठीक है, इसी तरीके से I2 धारा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? विभव वही रहेगा, जबकि प्रतिरोध यहाँ पे R2 हो जाएगा। और यहाँ पे I3 धारा के लिए यहाँ पे विभव वही रहेगा और प्रतिरोध यहाँ पे R3 हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पे चीजें आई हैं, इसको हम इस समीकरण में रखते हैं, तो क्या निकल के आएगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I की वैल्यू कितनी आई है स्टार्टिंग में? V बटे R बराबर V बटे I1 की वैल्यू कितनी है? V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। ठीक है, ये कंडीशन निकल के आती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? V बटे R बराबर, देखिए V तीनों जगह पे है, तो V को बाहर निकाल लेंगे, कोष्ठक के अंदर देखिए V निकल गया तो 1 बचा, यहाँ पे V बन जा 1 हो जाएगा, मतलब V बन जा V हो जाएगा। तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस V बाहर चला गया है 1 बटे R3। ठीक है, ये इतना हो गया, ये समझ में आया? तो यहाँ पे कुल विभव से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो समीकरण निकल के आता है 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक है, ये इतनी कंडीशन निकल के आती है। तो 1 बटे R, यहाँ पे ये जो R है ये कुल प्रतिरोध है, ध्यान रखिएगा, कुल प्रतिरोध। तो अब अगर आपको परिपथ में ये पूछा जाता है भैया प्रतिरोध बताइए कि प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 लगा देंगे। ठीक है, तो ये कैसे आता है ये आपने देखा यहाँ पे कि प्रतिरोधों के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और समांतर क्रम में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, और श्रेणी क्रम के बारे में भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या कहानी थी, इसमें एक चीज और जान लीजिए कि इस तरीके से बना लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ठीक इस तरीके से ये यहाँ पे श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे बना हुआ है, ये धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि R1 जो है ये बल्ब है, R1 क्या है? बल्ब है, ये यहाँ पे हीटर है,
और ये यहाँ पे लगा रखा है आपने कूलर, ठीक है, हीटर, कूलर और बल्ब इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। अब वोल्टेज मान लीजिए तेज हुआ और ये जो R1 है यानी कि जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया। बल्ब फ्यूज होने का मतलब कि उसका सर्किट ब्रेक हो गया, यानी उसका जो फिलामेंट है वो खराब हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब धारा आगे बढ़ेगी ही नहीं। ये बात समझ में आई? क्योंकि जो धारा यहाँ बह रही है, जो धारा इसमें जा रही थी वही धारा इसमें जा रही है, वही धारा इसमें जा रही है। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि यहाँ पे अगर ये कोई प्रतिरोध जो लगा हुआ है, जो बल्ब लगा है, ये अगर फ्यूज हो गया तो हीटर में और कूलर, यानी हीटर और कूलर इन दोनों को भी धारा नहीं मिलेगी, यानी न तो हीटर चलेगा और ना ही कूलर चलेगा, ठीक है। समांतर क्रम में देखते हैं। समांतर क्रम में आपने लगाया, पहले लगा दिया आपने बल्ब, फिर यहाँ पे आपने लगाया हीटर और ये लगाया कूलर, ठीक है। अब धारा यहाँ पे बट गई है, ठीक है, तीनों सेम विभव पे है, धारा यहाँ पे बट गई है। और जब धारा यहाँ पे बट जाती है और अगर बल्ब फ्यूज भी हो गया, अगर बल्ब यहाँ पे फ्यूज हो गया तब भी धारा यहाँ पे I2 और I3 चलती रहेगी, क्योंकि इसका सर्किट कंप्लीट है। ये बात समझ में आई? बल्ब अगर फ्यूज हो गया, हीटर और कूलर यहाँ पे चलता रहेगा, जबकि श्रेणी क्रम में क्या है कि कोई एक चीज अगर फ्यूज हुआ तो चीजें नहीं चलेंगी, ठीक है, सर्किट कंप्लीट ही नहीं रहेगा। और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो आवेश का प्रवाह यानी कि धारा जो है वो प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप ये बताइए कि आपके घरों में जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में होती है या फिर श्रेणी क्रम में होती है, या अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो किसी घर की वायरिंग समांतर क्रम में करेंगे या श्रेणी क्रम में करेंगे? आपको क्या लगता है? जब बल्ब फ्यूज होता है तो क्या पंखा चलना बंद हो जाता है आपके घर का? नहीं। क्या फ्रिज चलना बंद हो जाता है? नहीं होता। क्या टीवी चलना बंद हो जाता है? वो भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके घरों में जो वायरिंग की गई है वो, उसमें जो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है। अगर श्रेणी क्रम में घर की वायरिंग कर दी जाए तो क्या होगा? तो एक भी चीज अगर फ्यूज हुआ, यानी एक भी चीज अगर खराब हुआ और सर्किट ब्रेक हुआ तो पूरे घर की लाइट चली जाएगी। ये बात समझ में आई? तो अब तो फिलहाल एमसीबी वगैरह का सिस्टम आ गया है कि हाई वोल्टेज अगर हुआ, यानी कि वायर अगर ज़्यादा हीट हुआ तो वहाँ पे क्या करते हैं कि एमसीबी जो है डाउन हो जाती है, ठीक है। कभी बात की जाएगी एमसीबी के बारे में भी डिटेल में। फिलहाल अभी हम लोग प्रतिरोध को जोड़ना सीख रहे थे। अब इस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे R1 R2 का वैल्यू दे दिया गया, R3 की वैल्यू पूछ ली गई, या R1 R2 R3 की वैल्यू दे दिया गया, आपसे धारा का मान पूछ लिया गया कि बताइए कितनी धारा उसमें प्रवाहित हो रही है, या फिर विभवांतर पूछ लिया गया। तो इस तरीके से कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। तो बस आप इतना जानते रहिए कि श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे जो प्रतिरोध होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो जाता है, ठीक है। और जब हम समांतर क्रम में चीजों को जोड़ते हैं, यानी समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं, तो कुल प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये इतना निकल करके आता है, ठीक है। तो दो सूत्र यहाँ पे निकल के आते हैं। प्रतिरोध क्या होते हैं? अच्छा, प्रतिरोध में अगर आपको डाउट है तो देखिए, जो तार होता है ना वो अपने आप में एक प्रतिरोध है, ठीक है। यानी कि उसमें भी बिजली जो है खर्च होती है, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को गुजरने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब हम कोई डिवाइस जैसे कि बल्ब हो गया, पंखा हो गया, या कूलर हो गया, टीवी हो गया, ये सब वहां पे थोड़ा सा हाई रेजिस्टेंस के, यानी कि वहां का जो प्रतिरोध होता है उसमें जो तार लगे होते हैं, क्योंकि वहां पे ऊर्जा का यूज ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग प्रतिरोध मान के चलते हैं। तार को नॉर्मली हम लोग प्रतिरोध उतना कंसीडर नहीं करते परिपथ में, ठीक है। वो तो तार की क्वालिटी के प्रतिरोध इसका ज्यादा है कि कम है वो लगाते समय चेक किया जाता है। लेकिन जब वायरिंग वगैरह हो जाती है तो हम ये चेक करते हैं उसमें कि जो प्रतिरोध है, यानी कि कूलर है, हीटर है, यानी कि आपके घर में बिजली से चलने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब
प्रतिरोध हैं। ठीक है, क्या है वो? प्रतिरोध है, क्योंकि वो बिजली का इस्तेमाल करते हैं। तो बिजली का इस्तेमाल कैसे करते हैं? हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। जब भी किसी वायर में, यानी कि जो कोई डिवाइस है, डिवाइस के अंदर भी तो वायर ही लगा हुआ है ना। जैसे एक बल्ब का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे फिलामेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से आप गुजार रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस फिलामेंट में। ये हाई रेजिस्टेंस का वायर होता है। ठीक है, ये जो फिलामेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा रजिस्टिव होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली वायर से नॉर्मली फ्लो हो रहे थे, यहाँ पे जैसे ही पहुंचते हैं वैसे ही उनको बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये हाई रेजिस्टेंस का वायर बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। और जब बहुत ज्यादा हीट हो जाता है तो वो लाइट एनर्जी बाहर करने लगता है ना। यही बल्ब का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बल्ब का कॉन्सेप्ट कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज है। और वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हुए, नॉर्मली वायर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हुए जब किसी रेजिस्टेंस में से होकर के गुजरता है, तो वहां पे उसको अपनी एनर्जी ज्यादा यूज करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि वहां के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर जो परमाणु होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बहने वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से वो उस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में दिक्कत होती है, यानी कि प्रतिरोध होता है, उसका विरोध होता है। ये बात समझ में आई? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रतिरोध वाला टॉपिक समझ में आया होगा। हम लोग न्यूमेरिकल में ये जो दो सूत्र निकल के आए हैं, उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एक सवाल और है कि यहाँ पे जो ये समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो ज्यादा प्रतिरोध किस में होगा और कम प्रतिरोध किस में होगा? देखो, जोड़े तो तीन चीज ही हैं, बल्ब, हीटर और कूलर। बल्ब, हीटर और कूलर, इन तीन चीजों को हमने एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा है और एक बार समांतर क्रम में जोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि सारे प्रतिरोध एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में सारे प्रतिरोध एक साथ जुड़ जाते हैं, जबकि समांतर क्रम में सारे प्रतिरोध बट जाते हैं। ठीक है, प्रतिरोध यहाँ पे क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी क्रम में सबसे ज्यादा प्रतिरोध लगता है और समांतर क्रम में उन्हीं चीजों का कम प्रतिरोध लगता है। ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ना काफी फायदेमंद सौदा होता है। जहां हमें ज्यादा प्रतिरोध लेना है तो दो चार प्रतिरोध को एक साथ जोड़ करके आप ज्यादा प्रतिरोध ले सकते हैं। तो श्रेणी क्रम में ज्यादा प्रतिरोध आपको मिलेगा, उन्हीं चीजों का समांतर क्रम में कम प्रतिरोध मिलता है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों के साथ आज की कहानी हम लोग खत्म करते हैं। कल हम लोग, यानी कि अगले वीडियो में, हम लोग पढ़ेंगे विद्युत शक्ति के बारे में, यानी कि पावर के बारे में। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप वीडियो पे बने रहिए, धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा हो हल्ला न करते हुए, चीज़ों को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में चीज़ों को सीरियसली लिखना है आपको। वहां जाके हंसी मजाक तो आप कर नहीं सकते। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम कोई मजाक तो है नहीं, तो इसीलिए सीरियस होकर के चीज़ों को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, बाकी के दो वीडियो भी, दो भाग भी, ये भाग 3 है। ठीक है, दो भाग और भी वीडियो बना के अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसको भी, यानी कि भाग 1 से देखना शुरू करिए, तब जाकर के ये भाग 3 वाली चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। इसके बाद भाग 4 जो है, उसके बारे में हम लोग, वो लास्ट वीडियो होगा आपका, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तब तक के लिए जय हिंद।